महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बेहद शर्मनाक और काफी अपमानजनक हार के बाद खबरें आ रही हैं कि अघाड़ी के प्रमुख दल सेना यूबीटी के भीतर कलह का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन तब उनकी आवाज दबा दी गई। इन लोगों को कांग्रेस का साथ पहले भी पसंद नहीं था, लेकिन उद्धव के आगे तब किसी की नहीं चली और मजबूरी में नाम जपते हुए मुंह बंद करके बैठे रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के नेताओं को मुंह खोलने का पूरा मौका मिल गया। सूत्रों के मुताबिक अब यही नेतागण उद्धव ठाकरे पर अघाड़ी छोड़ने का दबाव बना ही नहीं रहे, बल्कि उसे बढ़ा भी रहे हैं। मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक बैठक में सेना यूबीटी के 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे से जल्द महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ने की अपील की। सेना यूबीटी का जमीनी स्तर का कैडर इस बार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन में कहीं भी नजर नहीं आया। दूसरी ओर शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एक बात का असर मतदाताओं पर पड़ा और उनके कैडर ने पूरे उत्साह से काम किया और एमवीए को उखाड़ फेंकते हुए खुद को शिवसेना का असली वारिस साबित कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने अहंग के चलते एक बार फिर अपने जूनियर नेताओं और चुने गए विधायकों की अनसुनी कर देंगे। एमवीए छोड़ने के पैरोकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि सेना अलग रास्ता बनाए, अपने दम पर बढ़े और किसी के रहमो करम पर ना चले। इस एपिसोड को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाते हुए कहा, शिवसेना कभी सत्ता का पीछा करने के लिए नहीं बनी है। सत्ता तो स्वाभाविक रूप से तब अपने आप आएगी जब हम अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहेंगे। अघाड़ी छोड़ने का दबाव बनाने वालों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में उन्हें यानी उद्धव सेना यूबीटी को 9.95% वोट मिले, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से करीब 3% कम रहे, जबकि लोकसभा चुनावों में 6 महीने पहले सेना यूबीटी को 16.72% वोट मिले थे। इन नतीजों से साफ है कि जनता उन्हें ही शिवसेना का असली वारिस मान चुकी है। नतीजों की बात करें तो सेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और अकांपा को 10 सीटें मिली थी। गौरतलब है कि खुद बाला साहेब कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो किंग बनने के बजाय हमेशा किंग मेकर रहे। उनके मर्जी के बगैर मुंबई में कभी पत्ता भी नहीं हिलता था। अंबादास दानवे ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, कांग्रेस से आजाद होने के फैसले से शिवसेना की नींव मजबूत होगी। चूंकि एकनाथ शिंदे ने बंटवारे के बाद अधिकांश विधायकों और सांसदों को अपने साथ रखा था, इससे उन्हें हम पर सवाल उठाने में आसानी हुई। ऐसे सेना यूबीटी पर कांग्रेस का हाथ छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब का नाम हमेशा आदर सम्मान से लिया। शिंदे ने उद्धव सेना पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाल ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी उद्धव ठाकरे पर लगाया। उस पर पार्टी के मूल काडर ने भरोसा कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि तब से अब तक सेना को कई झटके लगे, जिसमें उनका नामो निशान बदल गया, जिससे उद्धव ठाकरे के पुराने सियासी साथियों को तंज कसने का मौका मिल गया, यानी ना माया मिली न राम। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। पी चिदम्बरम ने ईवीएम पर कांग्रेस को एक्सपोज किया। कहा, मेरा बैलेट बॉक्सेस के साथ खराब अनुभव है, पर ईवीएम के साथ मेरा कोई खराब अनुभव नहीं रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम स्वयं कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ उनका कभी बुरा अनुभव नहीं रहा। उनको दिक्कत बैलेट पेपर के वक्त थी। शहजादे को समझानी चाहिए, जो हर हार के बाद रोना शुरू कर देते हैं। असल में समस्या ईवीएम नहीं, बल्कि कांग्रेस की देश और जन विरोधी मानसिकता है, और इसीलिए जनता उन्हें हर चुनाव में सबक सिखा देती है। चिदम्बरम ने कहा, मैं मानता हूं कि ईवीएम पर संदेह करने वाले बहुत लोग हैं। एलन मस्क भी ईवीएम पर संदेहवादी है और उनका कहना है कि हमें बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए, लेकिन ईवीएम के साथ मेरा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा। मैं केवल अपने अनुभव के बारे में ही बात कर सकता हूं। मैं मतदान के दिन और मतगणना के दिन एक निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहता हूं, इसलिए मैं 542 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन ईवीएम पर संदेह करने वाले काफी लोग हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी ईवीएम पर पार्टी लाइन से अलग राय रखी है। कार्ति ने कहा, ईवीएम के बारे में मेरा नजरिया अलग है। अगर मेरी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों का नजरिया अलग है तो उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए। मैं 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले चुनावों में हिस्सा ले रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ है, न ही मेरे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि इसमें
किसी तरह की हेराफेरी या छेड़छाड़ की गई है। ईवीएम की मजबूती या प्रभावशीलता पर मुझे कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर लगातार सियासी हंगामा जारी है। विधानसभा चुनाव में एमवीए को हार मिली और वो ये हार स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार एमवीए की हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। विपक्ष अब ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्र विरोध की योजना बना रहा है। इसके चलते अब एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलना कराएंगे। महाविकास अघाड़ी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी। ऐसे में विपक्ष ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध की योजना बना रहा है। विपक्ष पूरी तरह से ईवीएम को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मानता है। एमवीए ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अदालत का रुख करने की योजना बनाई। इसके अलावा विकल्प के तौर पर वीवीपैट के द्वारा निकाली गई पर्ची मतदाताओं के हाथ में देने के उपरांत सील लगाकर मतदान पेटी में डालने की बात भी कांग्रेस कर रही है, ताकि मतदान पेटी में पर्ची मिलाकर ईवीएम के साथ मिलान किया जा सके। सूत्रों से छनकर ये जानकारी सामने आ रही है कि ईवीएम के मुद्दे को बड़े राष्ट्रीय स्तर में ले जाकर बहुत बड़े आंदोलन का मूड कांग्रेस पार्टी बना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को संदेह की नजर से देखा है और इस बीच सरकार ने ईवीएम से जुड़ी एक अहम जानकारी लोकसभा में दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में करीब 42 याचिकाएं दायर की गई और हायर जुडिशरी ने बार बार कहा कि ईवीएम प्रामाणिक, भरोसेमंद और छेड़छाड़ रहित है। सहित इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार शपथ ली। शपथ के समय इंडिया गठबंधन के कई नेता मंच पर नजर आए। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, उदयनिधि स्टालिन, अखिलेश यादव थे। इस तस्वीर को देखकर इंडिया गठबंधन में एकता का भ्रम पैदा होता है, लेकिन शपथ ग्रहण की तस्वीरों से कुछ और सच्चाई भी निकल कर आती है। शपथ में जो हुआ वो सबको दिखा, लेकिन सवाल ये कि कौन नहीं दिखा और उसका मतलब क्या है। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जिसे मंत्री बनाना चाहती थी वो हेमंत सोरेन को मंजूर नहीं था। जिन 16 सीटों पर कांग्रेस जीती वहां से मंत्रिमंडल में किसे ले, ये समस्या है। कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कैबिनेट में दावेदारी है और कांग्रेस की भी। यह हाल तब है जब ये जीत कांग्रेस की कम और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज्यादा है। झारखंड में चुनाव इंडिया गठबंधन ने जीता है, ये ऊपर से लग सकता है, लेकिन सच ये है कि झारखंड में कांग्रेस के लिए भी हेमंत सोरेन ही सहारा बने। जिस कांग्रेस ने आईएनडीआईए गठबंधन का लीडर बनने की कोशिश की, वो पिछले चुनाव से एक सीट भी ज्यादा नहीं जीत पाई। शपथ में उद्धव ठाकरे नहीं आए, शरद पवार नहीं आए, उमर अब्दुल्ला भी नजर नहीं आए। झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, वहाँ महायुति जीती। इस राज्य में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही। कह सकते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने बड़ा नुकसान दिया। जिन सीटों पर राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई हुई, वहां कांग्रेस फिसदी साबित हुई। और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और महाराष्ट्र में उसके सहयोगियों के बीच सब कुछ सही चल रहा है? कांग्रेस की सिर्फ सत्ता वाली यही राजनीति थी जिसके कारण आईएनडीआईए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। और नीतीश कुमार जिन्होंने आईएनडीआईए का आइडिया दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस की जिद पर खड़गे को इसका संयोजक बना दिया गया। नीतीश ने आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होते समय यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने गठबंधन को मजबूत बनाने में रुचि नहीं दिखाई। नीतीश के बाहर जाने का नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को बहुमत जुटाने लायक नंबर चाहिए था, तो उसके काम आए नीतीश और नायडू। कांग्रेस का अटपटा रवैया आईएनडीआईए गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को लगातार परेशान करता है। कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दों को पकड़कर बैठ जाती है जिसमें वोटर की रुचि नहीं। अडानी के खिलाफ अभियान का मुद्दा ऐसा ही मुद्दा है। कई चुनावों में कांग्रेस ने इसे एक अहम मुद्दा बनाया, लेकिन इन सारी जगहों पर उसे हार ही मिली। लेकिन कांग्रेस कुछ सीखने को तैयार नहीं। इन दिनों कांग्रेस अडानी पर रिश्वत के कथित मुद्दे पर संसद में गतिरोध पैदा कर रही है। इस बीच उसकी सहयोगी पार्टी टीएमसी ने इस मुद्दे से किनारा कर लिया। टीएमसी ने कहा कि वो चाहती है कि संसद में दूसरे मुद्दे में उठे, जनता के हित के मुद्दे उठे। अडानी के चरित्र पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन की सहयोगी लेफ्ट ने केरल में अडानी विंडनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ विंडनम प्रोजेक्ट को 5 और बढ़ाने का करार दिया। साफ है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर उसके सहयोगियों ने ही अलग थलग कर दिया। शरद पवार पहले ही अडानी के खिलाफ मुहिम पर असहमति जता चुके हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी एक महिला कमांडो की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर आग लगा रही है।
एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लेडी एसपीजी लिखा और साथ में आग के इमोजी भी लगाए। ये तस्वीर सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र की है। इंटरनेट पर अटकलें लग रही हैं कि ये महिला कमांडो पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा है। हालांकि एसपीजी कमांडो की पहचान, उनकी मूल सर्विस और तैनाती को लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपीजी में अभी करीब 100 महिला कमांडो हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि पहली बार पीएम मोदी की सुरक्षा में महिला कमांडो तैनात की गई। ये सच नहीं है। महिला कमांडो कई सालों से एसपीजी का हिस्सा रही हैं। 2015 से ही महिलाओं को क्लोज प्रोटेक्शन टीम में शामिल किया जाता रहा है। 2017 में भी महिला कमांडो पीएम मोदी के करीबी सुरक्षा घेरे में तैनात थी। तब उनके हिमाचल दौरे की तस्वीरें में भी महिला कमांडो दिखाई गई थी। 2017 में पीएम मोदी जब 4 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे, तब भी उनके सिक्योरिटी डिटेल में महिला कमांडो तैनात थी। चिक्काबल्लापुरा से भाजपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर के सुधाकर ने यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री की एसपीजी में महिला कमांडो, अग्निवीर से लेकर लड़ाकू पायलट तक, लड़ाकू पदों से लेकर प्रधानमंत्री की एसपीजी में कमांडो तक, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं को और अधिक शक्ति मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। कई भाजपा सांसद इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात महिला एसपीजी कमांडो की तस्वीर शेयर करते हुए इनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने लिखा, भारत की शान, नारी शक्ति की पहचान। एसपीजी में ड्यूटी पर तैनात हमारी साहसी महिला सुरक्षा अधिकार देश की सेवा और सुरक्षा में नया मानदंड स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यह नया भारत है जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता और ताकत की मिसाल बन रही हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया कि ऐसी पहली बार है जब पीएम की सुरक्षा में कोई महिला एसपीजी कमांडो तैनात है। ऐसा ही दावा 7 साल पहले भी किया गया था, जब एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक महिला कमांडो को देखा गया था। यानी ये साफ है कि महिला एसपीजी कमांडो पहले भी पीएम मोदी के सुरक्षा घेरे में देखी जा चुकी है। जानकारी के अनुसार एसपीजी ने 2013 से महिला कमांडो को अपनी दस्तों में शामिल करना शुरू किया था, जिससे महिलाओं को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर मिला। कथित तौर पर यह तस्वीर संसद की है, जहां महिला एसपीजी कमांडो तैनात है। इन कमांडो को आमतौर पर महिला विजिटर्स की तलाशी लेने के लिए गेट पर तैनात किया जाता है और वे परिसर में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले लोगों की निगरानी करने में भी शामिल होती हैं। इसके अलावा जब कोई महिला अतिथि प्रधानमंत्री से मिलती है तो महिला एसपीजी अधिकारी ही सुरक्षा जांच, एस्कॉर्टिंग और प्रधानमंत्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी होती है। हालांकि जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें दिख रहा है कि महिला अधिकारी पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में तैनात थी। बताया जा रहा है कि यह फोटो 26 नवंबर को उस वक्त की है जब राष्ट्रपति मुर्मू संसद को संबोधित करने जा रही थी। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।